तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से पढ़ा रही हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको भूकंप के बारे में बताया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया था और भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया था। 3 लेसन मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवाए थे क्योंकि छोटे छोटे लेसन थे। और आज मैं जितने भी लेसन बचे हैं क्लास 5th में सारे कंप्लीट करवा दूंगी। यानी ये आज की जो क्लास है यह ईवीएस की लास्ट क्लास होगी। क्लास 4th और 5th मैंने कंप्लीट पढ़ाने के लिए कहा था एनसीईआरटी के नोट्स से, और मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। ये लास्ट क्लास है। उसके बाद क्लास 3rd बचती है। तो क्लास 3rd की बुक अपडेट हो गई है, आप लोगों को पता है। तो उसमें कुछ नए टॉपिक मैं देख लूंगी। यदि कुछ नए टॉपिक जुड़ गए होंगे तो उन टॉपिक को मैं आप लोगों को जरूर पढ़ा दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी। एग्जाम के पहले जो भी नए टॉपिक होंगे उनको मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लेसन बचे हुए हैं आज सब मैं खत्म करवा दूंगी। छोटे छोटे से लेसन हैं, इसीलिए मैं ये इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पार्ट 17 है फांद ली दीवार। छोटा सा लेसन है और इसमें अफसाना मंसूरी के बारे में बताया गया है। तो अफसाना बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया। इनके कोच का नाम नूर खान था। अफसाना नागपाड़ा इलाके की रहने वाली हैं और ये जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी उसका नाम है बच्चू खान प्लेग्राउंड। आगे बढ़ते हैं। बाद में अफसाना मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की मजबूत खिलाड़ी बन गईं और ये इनकी टीम है, जो टीम इन्होंने बनाई थी। तो ये इनकी टीम है अफसाना मंसूरी की। तो आपको इस लेसन में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये छोटे छोटे से लेसन हैं और छोटे छोटे इनमें टॉपिक हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बस आपको अफसाना के बारे में याद रखना है कि ये मुंबई की रहने वाली हैं, मुंबई के नागपाड़ा इलाके की रहने वाली हैं और ये जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी उसका नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड है। और ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया था। आगे बढ़ते हैं। पाठ 19 है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं उन्हें जरूर पता होगा कि जब बीजों को रखा जाता है अगली फसल के लिए कि इन्हें फिर से बोना है तो इन्हें कीड़ों से बचाना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुछ उपाय करते हैं। क्या करते हैं? नीम की पत्तियां रख देते हैं अनाज में। तो नीम की पत्तियों से क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी लेसन में उंधियों के बारे में और बताया गया था। उंधियों क्या है? तो कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उंधियों। ये प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है इसे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये शॉर्ट नोट्स हैं तो मैंने सिर्फ वही लिखा है जिनसे प्रश्न बनते हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने ये पूरे नोट्स पढ़ लिए या जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उतनी वीडियो आपने देख ली तो ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस यदि आपने ईमानदारी से सारी वीडियो देखी है तो निश्चिंत होकर पेपर देने जाइएगा, क्योंकि ईवीएस का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आगे मैंने लिखा है गुजराती में उंधियों का मतलब है उल्टा। यानी गुजराती भाषा में उंधियों का मतलब क्या होता है? उल्टा, क्योंकि इसे उल्टा रखकर ही पकाया जाता है। मटके को कोयले के अंगारों पर उल्टा रखा जाता है और उसमें सब्जी पकाई जाती है और इस पकी सब्जी को ही उंधियों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1997 से सन 2005 तक लगभग 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण कर्ज और खेती में हुआ घाटा था।
तो ये जो लेसन है इसमें किसानों के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि किसान खेती करते हैं, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है या उन्हें घाटा हो जाता है। तो इसी कारण सन 1997 से और 2005 तक 1.5 लाख यानी 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और इसका कारण क्या था? कर्ज और खेती में हुआ घाटा, क्योंकि किसान कर्ज ले लेते हैं फसल के आधार पर कि जब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी तो हम आपका कर्ज चुका देंगे, लेकिन जब फसल नष्ट हो जाती है तो वो कर्ज नहीं चुका पाते और इसी कारण तनाव में आकर किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये आपको याद रखना है, इस लेसन में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पाठ 20 किसके जंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेसन है और इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इसमें कई टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। ये बड़ा लेसन है, बाकी छोटे छोटे लेसन थे। तो इसमें आपको सूर्यमणि के बारे में जानना है। इन्हें जंगल की बेटी कहा जाता है। तो सूर्यमणि झारखंड राज्य की रहने वाली हैं, जो झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो कुडुक लिखा है इससे प्रश्न पूछा गया है। अभी मैंने नीचे लिखा है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था। आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ये चित्र में आप देख सकते हैं सूर्यमणि जी को। इस चित्र में, ये चित्र मैंने NCERT से ही लिया है। ये हैं सूर्यमणि जी, इन्हें ही जंगल की बेटी कहा जाता है। ये कुडुक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस की टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थीं। यानी कि जो परिवार का गुजारा है इसी तरीके से चलता था। पिता जो है, छोटी सी खेती थी उनकी, उसी में खेती किया करते थे और जो उनके परिवार के अन्य सदस्य थे जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचते। उनकी माँ बांस की टोकरियां बनाती और जो पत्तल होते हैं, आपने देखा होगा बाजार में मिलते हैं, तो उनकी माँ गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाती थी और उन्हें बाजार में बेचती थी। आगे लिखा है सूर्यमणि ने स्कॉलरशिप प्राप्त करके BA पास किया। कॉलेज में उनकी मुलाकात वासवी दीदी से हुई जो एक पत्रकार थी। तो इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और इस स्कॉलरशिप के आधार पर ही इन्होंने BA पास किया। सूर्यमणि ने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया। क्योंकि जो वासवी दीदी थी वो पत्रकार थी, तो सूर्यमणि ने इन्हीं के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया। सूर्यमणि ने 21 वर्ष की उम्र में वासवी दीदी के साथ मिलकर एक केंद्र खोला और उसका नाम रखा तोरांग। अब प्रश्न पूछा गया था जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी कि प्रश्न पूछा जाता है इस लेसन से। तो प्रश्न पूछा गया था कि तोरांग का अर्थ क्या होता है। कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल। और कुडुक भाषा जो है झारखंड में बोली जाती है। जो आदिवासी समाज है वह इस भाषा का प्रयोग करता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसी लेसन में जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में भी बताया गया था और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें बताइए। तो आपको सत्य कथन उसमें से पहचानने थे। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? लिखा है यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी ग्राम सभा करे। तो जो लोग आदिवासी समाज के हैं और लगभग 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं तो उस जंगल पर और वहां पैदा होने वाली चीजों पर उनका हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। जंगल अधिकार कानून 2007 यही कहता है। तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न पूछा गया था, जो सत्य कथन बताने थे उसमें जो 25 वर्ष है उसकी जगह लिख दिया गया था 15 वर्ष और ये गलत था। आपको सिर्फ सत्य कथन पहचानने थे। तो आपको याद रखना है, हो सकता है 25 की जगह 15 लिख दिया जाए या 20 लिख दिया जाए। तो ये सभी गलत, क्योंकि 25 वर्षों से जो लोग जंगल में रह रहे हैं तो उनका जंगल पर और जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर अधिकार है। आपको याद रखना है और ये सन भी याद रखना है, जंगल अधिकार कानून 2007।
7। आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में मिजोरम में खेती का जो लॉटरी सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है और इस लॉटरी सिस्टम से प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तो इस तरीके के सभी प्रश्न लूंगी, बस आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, साथ में बने रहिए। तो इससे प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान से समझ लेना है। प्रश्न पूछा जाता है कि खेती का लॉटरी सिस्टम कहाँ पर अपनाया जाता है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में। ऑप्शन में आपको झारखंड भी मिलेगा क्योंकि ये जो लेसन है इसमें झारखंड के बारे में बताया गया है, जो सूरमणि है वह झारखंड से हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खेती का लॉटरी सिस्टम मिजोरम में अपनाया जाता है। तो लिखा है जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के सुंदर बर्तन में पर्ची रखी जाती हैं और उनमें से एक पर्ची को निकाला जाता है। एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक टीन जमीन का मतलब क्या होता है। तो एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है वही कहलाती है एक टीन जमीन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है चेराऊ नाच मिजोरम के पारंपरिक और सबसे सुंदर नृत्यों में से एक है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न पूछा गया था कि चेराऊ नाच जो है किस राज्य का है या किस राज्य से संबंध रखता है, तो आपको याद रखना है मिजोरम, और इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में झूम खेती के बारे में भी बताया गया था और झूम खेती से भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो वीडियो है आज का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो झूम खेती के बारे में पढ़ लेते हैं। यह खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें झूम खेती की जाती है। कैसे की जाती है? एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। यानी कि एक फसल उगा लेते हैं, फसल को काट लेते हैं और जमीन को ऐसा ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, जब जमीन खाली पड़ी रहती है तो उस पर बांस या खरपतवार उगाते हैं। आगे मैंने यही लिखा है कि इस जमीन पर जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि गिराकर वहीं जला दिया जाता है, और जो राख मिलती है उसे जमीन में ही मिला दिया जाता है क्योंकि राख खाद का काम करती है। क्योंकि जो झूम खेती की जाती है इसमें कोई भी रासायनिक खाद या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। इस पर जो बांस खरपतवार उग जाता है उसे वहीं गिरा दिया जाता है, उसमें आग लगाकर उसे जला दिया जाता है। जो राख मिलती है उसे उस जमीन में ही मिला दिया जाता है क्योंकि वह राख ही खाद का काम करती है। ये सब आपको याद रखना है। झूम खेती के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि झूम खेती के बारे में सत्य कथनों को पहचानिए। तो यही सब कथन आपको लिखे मिलेंगे और आपको पहचान लेने हैं। जमीन को जोता नहीं जाता, यानी कि जमीन पर हल नहीं चलाया जाता बल्कि मिट्टी को हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। एक ही खेत में सब्जियां, मकई, धान बोए जाते हैं। अब अपने आसपास के इलाकों में क्या होता है, जैसे गेहूं का खेत है तो सिर्फ उसमें गेहूं ही उगाए जाते हैं। सब्जियों के खेत में अलग सब्जियां उगाई जाती हैं, गेहूं के खेत में सब्जी नहीं उगाई जाती। लेकिन झूम खेती में क्या किया जाता है, एक ही खेत में सब्जी भी उगा ली जाती है, मकई भी उगा ली जाती है, धान भी उगा लिए जाते हैं। तो यही विशेषता है झूम खेती की। ना तो इसमें हल चलाया जाता है, ना ही इसमें कोई खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। बस इसमें जो खरपतवार उग जाता है उसी को जलाकर और राख को मिला दिया जाता है, वही खाद का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास को उखाड़ते नहीं बल्कि गिराकर मिट्टी में ही मिलने दिया जाता है, क्योंकि जब फसल उगती है तो उसमें खरपतवार उगाते हैं। आप लोगों को मैंने खरपतवार के बारे में बताया है। तो खरपतवार उग जाते हैं तो अपने यहाँ क्या किया जाता है, खरपतवार को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। लेकिन झूम खेती में ऐसा नहीं किया जाता। झूम खेती में जो खरपतवार उग जाते हैं उन्हें उखाड़ कर वहीं फेंक दिया जाता है खेत में ही, और वो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं
और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। और जब इनकी फसल तैयार हो जाती है तो फसल पकने पर त्योहार मनाते हैं। झूम खेती के बारे में आपको इतना याद रखना है। आज मैं खत्म करवा दूंगी, लास्ट क्लास है ये, इसीलिए जितने भी लेसन बचे हैं सभी को मैं पढ़ा दे रही हूँ। अब पाठ 21 और 22 पढ़ लेते हैं। तो पाठ 21 में एक टॉपिक था मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया गया था और इसी से प्रश्न पूछा भी गया है। और पाठ 22 में भी एक टॉपिक है, उससे प्रश्न पूछा गया है। तो इन्हीं टॉपिक को मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ और इनमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिनसे प्रश्न पूछा जाता हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं मटर के पौधे पर प्रयोग। तो लिखा है, ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अंतर याद रखना है। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्हें पढ़ने का शौक था पर ये परीक्षा से डरते थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं लेकिन परीक्षा के समय वो घबरा जाते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे ही ये भी थे, इन्हें पढ़ने का शौक तो था पर ये परीक्षा से डर। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण इन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा ताकि आगे की भी पढ़ाई का मौका मिल सके। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये यूनिवर्सिटी में दाखला ले सकें। तो इन्होंने सोचा कि एक मठ में रहकर मुनि बन जाते हैं ताकि आगे की जो पढ़ाई है उसका भी मौका मिल सके। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर इन्होंने बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े एकत्रित किए और एक नई बात खोज निकाली। तो 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए क्योंकि 7 साल तक ये मठ में रहे और वहां पर बगीचा था। तो उन्हीं बगीचे के जो पौधे थे उन्हीं पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया। जो खोज इन्होंने की थी उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद वैज्ञानिक उनके प्रयोग को समझ पाए। यानी जो प्रयोग इन्होंने किया तो उस समय के वैज्ञानिक उनके खोज को समझ ही नहीं पाए। इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनके प्रयोग को समझा गया। इन्होंने क्या प्रयोग किया था? इन्होंने पाया था कि मटर के पौधों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। कैसे? बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। तो ये जो गुण है ये जोड़ियों में आते हैं। ये खोज इन्होंने कई वर्ष पहले कर दी थी लेकिन इनके खोज को कोई समझ नहीं पाया था। इनकी मृत्यु के बाद लोग इनकी खोज को समझ पाए। अब पढ़ लेते हैं पोलियो के बारे में। तो पोलियो जो है वायरस से फैलने वाला रोग है, ये जन्मजात नहीं होता। आप लोगों को पता है कि किसी भी बच्चे को जन्म से पोलियो नहीं होता है। ये वायरस यानी विषाणु से फैलने वाला रोग है। पोलियो की वैक्सीन की खोज डॉक्टर जोनास साल्क ने की थी। तो इन्होंने जो पोलियो की वैक्सीन खोज की थी वो पोलियो का टीका था। और जो पोलियो की वैक्सीन अभी बच्चों को दी जाती है वो ओपीवी है यानी ओरल पोलियो वैक्सीन है जो पिलाई जाती है। तो आपको दोनों बातों में अंतर याद रखना है। तो जो ओपीवी है उसकी खोज की डॉक्टर अल्बर्ट साबिन, इन्होंने विकसित की पोलियो की वैक्सीन जिसे मौखिक पोलियो वैक्सीन कहते हैं और ये बच्चों को पिलाई जाती है। और जो पोलियो की वैक्सीन की खोज डॉक्टर जोनास साल्क ने की थी तो इन्होंने जो वैक्सीन खोज की थी वह टीका था यानी वो इंजेक्शन के रूप में बच्चों को दिया जाता था। अब इसी लेसन में आपको पूरन पोली के बारे में भी बताया गया है। तो पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं जो त्योहार पर बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र की तरफ आप इस तरीके की चने की दाल की मीठी रोटियां देख सकते हैं। वहां पर ये जब कोई त्योहार होता है तो इस तरीके की रोटियां बनाई जाती हैं। जो चने की दाल होती है उसको पीस कर यानी अपने यहाँ इसे बेसन कहते हैं, तो उसी बेसन में चीनी मिलाकर यानी मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है इन्हें कहा जाता है पूरन पोली। तो आज आपकी ईवीएस होती है कंप्लीट।
जितने भी लेसन थे वो मैंने इसी वीडियो में पढ़ा दिए। कुल आपकी 21 वीडियो हैं और 21 वीडियो में मैंने क्लास 4th और 5th कंप्लीट करवा दिया है। और अब मैं ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। और उसके पहले मैं क्लास 3rd मैं सोच रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा दूँ, क्योंकि नोट्स बनाने का अब समय नहीं है, तो मैं उसी से पढ़ा दूंगी। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उससे मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं क्लास 4th और 5th में, किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और अभी समय है आप लोगों के पास